हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल लड्डू ऐश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है और आपका गेट क्वालिफाई हो गया है और आप चाहते हैं कि एमटेक किसी आईआईटी या फिर ट्रिपल आईटी से करना या फिर किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना एमटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर है। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जो आईआईटी का जो काउंसलिंग होता है, एमटेक में आईआईटी के लिए जो काउंसलिंग होता है, ये जो काउंसलिंग होता है कोप के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, COAP। ठीक है, इसके साइट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग का प्रोसीजर। लेकिन जो एनआईटी के लिए जो काउंसलिंग होता है ये कोई और कराता है। ये जो होता है CCMT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है हर एक साल। ठीक है, आईआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जो स्टेट के, उनके लिए जो एडमिशन होता है वो हर साल CCMT कंडक्ट करती है। और जैसा कि आईआईटीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर एक आईआईटी के लिए डिफरेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, डिफरेंट फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग पे करके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, CCMT में ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है CCMT में और अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, जैसे कि आप JEE मेंस में करते थे। और सारे एनआईटीज़ के लिए आप एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल एनआईटी के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो क्या प्रोसीजर है यहाँ पे ये देखते हैं। अभी तक इन्होंने कोई भी 2021 के लिए कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि किस तरह से इस बार प्रोसीजर होने वाला है, लेकिन हर साल जैसा होता है वही इस बार भी होगा। थोड़े मोड़े जो भी होंगे मॉडिफिकेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेंटेटिव डेट आपको बता रही हूँ जो कि हर साल होते हैं, तो इस साल भी इस डेट पे होना चाहिए। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन का रिलीज वगैरह है या फिर जो काउंसलिंग प्रोसीजर है जो पिछले साल हुआ था उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा CCMT की तरफ से, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा, तो फिर मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी बहुत लोगों को डाउट होगा कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, एनआईटी के लिए एडमिशन्स के लिए कैसे क्या करना है, तो आप इस वीडियो में देख के पूरे प्रोसीजर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो टेंटेटिव डेट है यहाँ पे 2021 के लिए CCMT काउंसलिंग का यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले रिलीज ऑफ CCMT 2021 एडवर्टाइजमेंट कब होने वाला है, मार्च के लास्ट वीक में ही आ जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट वीक तक आप वेट करिए। आप CCMT के साइट पे जाके चेक करते रहिए कि कोई एडवर्टाइजमेंट आया है क्या। उस एडवर्टाइजमेंट में ही सारे प्रोसीजर होंगे। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा, आपको मिल जाएगा कि CCMT का 2021 का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग क्या है, सीट अलॉटमेंट राउंड कितने तारीख तक होगा, एंड साथ में कि कितने वैकेंट सीट हैं और स्पॉट राउंड काउंसलिंग का डेट क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में रिलीज कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो है टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CCMT का रजिस्ट्रेशन हो सकता है यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हर एक साल इसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जनरली। और चॉइस फिलिंग का जो डेट होता है लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जाता है और सीट अलॉटमेंट जो रहता है मई के फर्स्ट वीक में आपको आ जाता है। और वेकेंट सीट एंड स्पॉट राउंड के बारे में जो काउंसलिंग होता है ये होता है जून के लास्ट वीक में। ठीक है, 2021 के स्पॉट राउंड में जो सीट का अलॉटमेंट होता है वो जुलाई के लास्ट वीक में होता है 2021 में। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट्स दिए हुए हैं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए इसके एडवर्टाइजमेंट का आने का। वैसे तो आप इसके साइट पे जाके देख सकते हैं तब, जब तक कि ये नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। जैसे कि ये गेट के बेसिस पे काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही होनी चाहिए कि आपका जो है गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। जो गेट का स्कोर कार्ड होता है 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो आप 19 में भी गेट दिए हैं तो फिर अभी काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर 20 में दिए हैं तो भी कर सकते हैं, 2021 में दिए हैं तो कर ही सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपका जो इंजीनियरिंग का जो डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। CGPA है तो 6.5 CGPA तो होना ही चाहिए अगर आप जनरल OBC से हैं। तो अगर आप ST SC PWD के कैंडिडेट हैं तो आपका जो यहाँ पे 55% मिनिमम होना चाहिए। CGPA जो होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, ये जो रहेगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे CCMT राउंड में क्या होता है कि हर एक इंस्टीट्यूट अपना अपना एक स्पेशल एलिजिबिलिटी भी दे के रख देता है। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको वो भी दिखा दूंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के। मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्पेशल कॉलेज के लिए। तो ये सारे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं हाँ वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पे CCMT में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्टेप 1 में आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होगा, एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का डेट दिखा दिया जाएगा कि आपको इतने डेट तक यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपको हर बार जाके CCMT के साइट पे यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल सके। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है खुद को, उसमें आपका ईमेल मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपका गेट स्कोर मांगेगा, जो भी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है। नंबर, ईमेल एड्रेस एंड गेट, अदर क्वालिफिकेशंस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ली जाएंगी। और यहाँ पे जो फीस रहेगा रजिस्ट्रेशन का, जनरल OBC का 2500 एंड ST SC PWD का 2000 यहाँ पे फी रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसीजर यहाँ पे ये होता है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन का एक डेट रहता है कि हाँ इस डेट के बीच में आपको रजिस्टर करना है, एंड उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ये डेट देगा पर्टिकुलर कि हाँ इस डेट के बीच में आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिलिंग में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका प्रायोरिटी का कॉलेज है जिसको आप चाहते हैं उसको आपको टॉप में रखना पड़ता है। प्रायोरिटी का कॉलेज प्लस जो ब्रांच है, फिर उसके बाद आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, उसके बाद कौन सा ब्रांच, उसके बाद जो कॉलेज है ब्रांच, कॉलेज, ब्रांच, कॉलेज, ब्रांच, इस टाइप से आपको प्रायोरिटी के जो कॉलेज रहते हैं आपके उसको सबसे टॉप में रखना पड़ता है, ठीक है। और उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए उसको आपको यहाँ पे रखना पड़ता है टॉप में। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी कौन से कॉलेज होगी और कौन सा ब्रांच होगा आपको रखना पड़ता है। तो इसका चॉइस जो फीलिंग है उसमें आपको कैसे करना है ये आप अभी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके कैसे तैयार करेंगे, आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए कि हर एक कॉलेज का कितना कितना कट ऑफ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कैसा है, ठीक है। या फिर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है तो आप NIRF रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं। खैर NIRF रैंकिंग से तो आपको ओवरऑल उस कॉलेज के बारे में पता चलेगा, ठीक है, ओवरऑल कैसा है वो कॉलेज। प्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिकली देखना है तो हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट का आपको अलग अलग जाके चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे NIRF रैंकिंग जो होता है साइट पे आप देख सकते हैं डिफरेंट NITs का कि कौन से NIT का कितना NIRF रैंकिंग है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा कि किस तरह से कॉलेज है, क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस पे ये जो रहता है दिया गया रहता है, ठीक है, रैंकिंग जो होता है। तो उससे एक बार आप आइडिया लगा सकते हैं और जो भी आपका प्रायोरिटी का कॉलेज है उसको आप टॉप में रख सकते हैं और उसके बाद फिर बाकी रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ अगर आप चाहते हैं कि NIT में एडमिशन लेना तो आप जो भी टॉप के 5 NIT हैं उसको प्रायोरिटी में रख दीजिए और उसके बाद से आप अपने हिसाब से फिर फिलअप कर सकते हैं जो भी NIT आपके नियरर है, तो ये आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है चॉइस फिलिंग के दौरान कि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक बार आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपको आखिरी में कॉलेज अलॉट होता है। अगर कोई भी खराब कॉलेज आपने ऊपर रख दिया और वो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल गया फिर हर बार वही मिलेगा, ठीक है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको सच में चाहिए वो आपको सबसे टॉप में रखना है, ठीक है। जो प्रायोरिटी नहीं है उसको सबसे नीचे रखना है। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना है। आप अभी से ये होमवर्क है जो कर लीजिए, जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है, जो भी आपका चॉइस है, ये कॉलेज मिलना चाहिए, इसमें ये ब्रांच मिलना चाहिए, उसका पूरा लिस्ट अभी से तैयार करके रखिए ताकि जिस दिन ये डेट निकलेगा उस दिन आप सीधे फिलअप कर सके, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो पूरी प्रायोरिटी से आप अभी से ही अरेंज करके देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो भी कटअप्स हैं NIT और IIT के लिए उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के कटअप NIT और IIT के। बाकी आपके जो भी प्रायोरिटी आप पहले से तैयार करके रखिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, चॉइस फिलिंग हो जाता है उसके बाद लॉक हो जाता है, उसको आप फिर कभी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद थर्ड स्टेप में जाते हैं तो इसमें क्या होता है ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होता है। आपने जो चॉइस फिल किया उसके हिसाब से आपको क्या करेगा कि ये सीट अलॉट करेगा, जितने भी आपके गेट स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको सीट अलॉट किया जाता है। अगर कोई भी आपको सीट अलॉट होता है तो फिर आप सीट एक्सेप्टेंस फी यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। भले ही आप नहीं चाहते उस कॉलेज को लेना, लेकिन अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना ही पड़ता है, जो कि हमारा 30,000 का होता है ऑल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि अगर मेरे को कोई कॉलेज नहीं चाहिए जो मेरी कम प्रायोरिटी की है, वो कॉलेज मुझे पहले अलॉट हो गया लेकिन अच्छे कॉलेज जो मैंने ऊपर पुट किए थे वो मुझे अलॉट नहीं हुए, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या फिर भी पे करना पड़ेगा 30,000? तो हाँ आपको करना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड राउंड में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड में मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे 10 चॉइस फिल किए, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट चॉइस था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, आप 10 चॉइस फिल किए। क्या हुआ आपको
ऊपर के 9 नहीं मिले, नीचे का ये 10th वाला मिल गया, तो अब क्या करोगे कि ये तो आपको उतना पसंद नहीं है, आपको तो फर्स्ट वाला ज़्यादा पसंद था, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉलेज मिल गया है, अलॉट हो गया है, तो भी आपको यहाँ पे फीस पे करना पड़ेगा 30,000 का। यहाँ पे आप फीस पे कर दीजिए, तभी आप सेकेंड राउंड में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, या तो स्लाइड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। स्लाइड में मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट मिला है 10th नंबर में, उसी इंस्टीट्यूट में आप दूसरा ब्रांच मतलब कि उससे बेटर ब्रांच की ओर आप नेक्स्ट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं क्या, मतलब आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक चांसेस रहेगा कि हाँ अगर आप स्लाइड करते हैं तो इसी कॉलेज में आपको बेटर ब्रांच मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्लोट में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो आपने ऊपर के जो कॉलेजेस डाले हैं ना, इसमें से आपको कुछ मिलने का चांस होगा। ठीक है, तो अगर आपको विद इन द इंस्टीट्यूट अगर बेटर ब्रांच चाहिए तो आप स्लाइड करिए, और आपको अगर डिफरेंट कॉलेजेस में जो कि आपकी प्रायोरिटी ऊपर में आपने जो भी भरा है उसमें अगर बेटर ब्रांच चाहिए तो फिर आप क्या करिए, यहाँ पे फ्लोट करिए। ठीक है, स्लाइडिंग जो रहेगा विद इन द इंस्टीट्यूट होगा, फ्लोट जो रहेगा दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आपको मिल सकता है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फिर फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन देता है, आपको एक बार सीट मिलता है तो आप उसको कंफर्म करिए, और नेक्स्ट राउंड में फ्लोट और स्लाइडिंग का ऑप्शन जो रहता है उसको चूज करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिर से। तो फिर आपका जो फर्स्ट राउंड में मिला है वो आपका जो सीट रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सीट जो है एक्सेप्ट हो गया है। अगर आपको सेकंड राउंड में अगर उससे बेटर मिलता है तो आप उसमें प्रमोट कर जाएंगे, अगर बेटर नहीं मिल पा रहा है आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला है वो तो आपके पास सीट रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर सीट बचाना है फर्स्ट राउंड का तो आपको 30,000 पे करना पड़ता है। अगर सेकेंड राउंड में बेटर मिल गया तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन रहता है फ्रीज का, मतलब कि आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला है आप उससे सेटिस्फाई हैं, आपके लिए वो जो चॉइस है वो लॉक हो चुका है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसी तरह से 3 राउंड चलेगा। ठीक है, स्लाइड फ्लोट करके यहाँ पे 3 राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट में मिला तो उसको स्लाइड फ्लोट में डाल दिए, फिर सेकंड में वो कुछ कॉलेज आपको अलाउड करके देंगे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो फिर उसको स्लाइड में डाल दीजिए। सेकंड राउंड में फिर आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, जो आपके फर्स्ट राउंड में मिला है आपने जो फर्स्ट राउंड में पे कर दिया है वही सफिशिएंट है। उसके बाद आपको सेकंड में भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर से आप फ्लोट स्लाइड कर दीजिए और फिर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको फिर थर्ड राउंड के बाद मौका नहीं दिया जाता है, थर्ड राउंड में जो भी आपको मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये 30,000 आपको पे करना पड़ता है सीट एक्सेप्टेंस फी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी तो 2019 की इसमें तो लिखा है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपके स्टेट में ही नियरर जो NIT है वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है। लेकिन अभी कोरोना का समय है तो 2020 में क्या हुआ था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कोई चांस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नियरर NIT में भी जाने का, तो आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के बारे में भी दिए हैं, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीजिंग के बारे में। ठीक है, तो ये जो होता है इस तरह से होता है जो प्रोसीजर होता है। और उसके बाद जब आपको एक बार पूरी तरह से 3 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद एक स्पॉट राउंड भी होता है। ठीक है, तो अगर आपके सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपको इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकली रिपोर्टिंग देना पड़ता है, जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नियरर NIT में जाना पड़ता है, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है आपके फर्स्ट राउंड में ही अगर आपको अलॉट हो गया और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भर दिया है तो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आप आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड जो आपका फी रिसिप्ट है वो वेरीफाई किया जाएगा। और इसके बाद जब यहाँ पे सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा 1, 2, 3 राउंड का, जैसे 1 में बताया कि हाँ 1 में आपको अगर सीट अलॉट होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट करने का फीस यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। भले आप उसको स्लाइड में डाल दीजिए, फ्लोट में डाल के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करिए, और सेकंड राउंड का भी सीट पसंद नहीं आता है तो स्लाइड फ्लोट में जाके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन थर्ड में जो मिलेगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भले ही आपको यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, आपको आगे स्लाइड करना है तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी यहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो फाइनली जब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अलॉट हो जाता है किस इंस्टीट्यूट में आपको मिल रहा है ये, फिर आपको क्या होगा कि जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे क्या होगा, इशू होगा। आप उसको CCMT के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कोरोना के टाइम पे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, ये भी कोई कहा नहीं जा सकता होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक 2020 का तो हुआ नहीं है, तो 2021 के भी चांसेस अभी नहीं लगते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि CCMT का जो स्पॉट काउंसलिंग का राउंड होता है उसमें क्या होता है कि जो भी सीट वैकेंट हो जाती है इंस्टीट्यूट्स में उसको फिल करने के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता है। उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है। आपने शुरू में 2000 दिया था, 2500 जो था वो रेगुलर राउंड था। अभी फिर से स्पॉट राउंड के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वैकेंट सीट में, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में भी क्या होते हैं कि सीट वैकेंट हो जाते हैं, जैसे कि जो अच्छे मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टॉप के NITs में एडमिशन लिया तो उनको क्या हुआ, IIT में एडमिशन मिल गया या फिर कहीं और चले गए, तो वो क्या करते हैं कि लीव कर देते हैं। तो उसके बाद भी कुछ सीट जो रहती है वो वैकेंट हो जाती हैं। तो उन सीट्स के लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड रखा गया है। तो उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 2500 का। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन का जो फीस रहता है वो बढ़ा दिया गया है। जनरल OBC के लिए 40,000 है एंड यहाँ पे ST SC के लिए 10,000 है। तो यहाँ पे आपको फिर से 40 पे करना है ऐसा नहीं है। आपने 30,000 तो इनिशियली पे कर दिया था ना रेगुलर राउंड के लिए, जनरल वालों के लिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, जनरल एंड OBC दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे पहले तो 30,000 आपने पे कर दिया था, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 10,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा पे नहीं करना पड़ेगा 40,000, सिर्फ 10,000 आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टीट्यूट्स CCMT में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे NITs तो हैं ही, कुछ IIITs भी हैं, सारे IIITs भी हैं एंड कुछ यहाँ पे स्टेट के कॉलेजेस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार 49 जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं CCMT में। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन कौन से कॉलेज जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिस्ट इसका। और ये इस बार का जो CCMT का जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये NIT दिल्ली यहाँ पे हैंडल कर रहा है। तो ये था पूरा प्रोसीजर CCMT का, क्या क्या प्रोसीजर होता है जब आप MTech करना चाहते हैं NIT से, तो आपको इसके लिए क्या क्या काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे करना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप कैसे देख सकते हैं कि किस NIT का कितना कट ऑफ है। ठीक है, आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है किस NIT में प्रीवियस ईयर के मार्क्स से अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।